नमस्कार। कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। उत्तर प्रदेश के प्रश्नों को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और इन प्रश्नों में हम उन बातों को भी देख रहे हैं जो अभी तक प्रश्न के रूप में आपके सामने नहीं आई हैं, तो कभी ना कभी आ जाएंगी। यानी कि एक प्रश्न के माध्यम से कई प्रश्नों की तैयारी करने का जो ये हमारा प्रयास है, जो ये हमारा तरीका है, ये निश्चित तौर पर रंग लाएगा अगर आपने इस क्लास को अच्छे से देख लिया। अगर आप चाहते हैं इसको बहुत अच्छे से तैयार करें, पहले थ्योरी पढ़ लें क्लासेस, फिर नोट्स भी आपको क्लासेस के मिल जाए, फिर आप पुराने वर्ष के प्रश्नों की प्रैक्टिस भी कर लें, तो द सक्सेस प्रेप ऐप पर जाइए। वहां पर आपको एक कोर्स मिलेगा। द सक्सेस प्रेप ऐप डाउनलोड करने के बाद उसको देखिए और अगर आपको उपयोगी लगे तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं अपना डिस्कशन और लेते हैं आज का ये प्रश्न है कि एका आंदोलन 1921-22 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये पूछा जा रहा है। यानी कि इसमें जो कथन दिए हुए हैं उनमें से कोई एक कथन है जो गलत है, बाकी सब जो है वो सही है। पहले ही दिमाग में ये बिठा लिया कीजिए। तो चलिए चेक करते हैं। पहला है कि एक आंदोलन का नेतृत्व बहराइच के पासी आदिवासी किसानों ने किया। दूसरा है कि यह आंदोलन मुख्य रूप से जमींदारों के नेतृत्व में ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ विद्रोह था। इस आंदोलन को प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था, सपोर्टेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस, और यह आंदोलन सबसे पहले लखनऊ में शुरू हुआ और बाद में बाराबंकी तक फैल गया। ये सही है, ये सही है, ये सही है। लेकिन यह आंदोलन मुख्य रूप से जमींदारों के नेतृत्व में ब्रिटिश नीतियों के विरोध में था, ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये जमींदारों के उत्पीड़न के विरोध में था, जमींदारों के नेतृत्व नहीं। ये लोग उत्पीड़न कर रहे थे तो इनके उत्पीड़न के विरोध में था। ठीक है, ये जो आंदोलन था ये जमींदारों के विरोध में था और मदारी पासी एक थे। मदारी पासी और अन्य निम्न जाति के कई लोग थे जिन्होंने इसका नेतृत्व किया था। उच्च जो लगान दर, जमींदारों का उत्पीड़न, इसका विरोध हुआ था। और जो जिले थे, ध्यान रखिए, ये हरदोई, बहराइच, सुल्तानपुर, बाराबंकी, ये आपसे पूछे जाते हैं। कांग्रेस और खिलाफत नेताओं ने शुरू में इसका समर्थन किया, लेकिन हिंसा जब होने लगी तो उसके कारण ये पीछे हट गए थे। इस बात समझ में? अगला जो सवाल है, मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध सूफी संत का नाम बताइए जो उत्तर प्रदेश के थे और उन्होंने आखिरी कलाम और पद्मावत की रचना की थी। बहुत ही बढ़िया सवाल है। अब अगर आप ये जानते हैं पद्मावत किसने लिखी, मलिक मोहम्मद जायसी, जलालुद्दीन हुसैन इंजो सिराजी, सैयद अख्तर हुसैन रिजवी, अकबर इलाहाबादी, तो आप इस सवाल का जवाब दे लेंगे। देखिए, एक स्थान पड़ता है जायस पड़ता है रायबरेली के पास, वहीं पे जन्म हुआ था मलिक मोहम्मद जायसी का। पद्मावत जैसी कालजयी रचना लिखने वाले, आखिरी कलाम और अखरावट भी इन्होंने लिखा था। तो ये मलिक मोहम्मद जायसी थे। सूफी प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवियों में एक माने जाते हैं। पद्मावत चित्तौड़गढ़ की रानी पद्मनी और अलाउद्दीन खिलजी की कथा पर आधारित है। अगला जो प्रश्न है, मूल रूप से बलिया के रहने वाले श्री चंद्रशेखर ने राष्ट्रीय नेता बनने से पहले उत्तर प्रदेश में किस राजनीतिक दल के महासचिव के रूप में कार्य किया था? चंद्रशेखर सिंह भारत के 8th ये बने थे पीएम, है ना। ये बलिया के थे, राष्ट्रीय नेता बनने से पहले ये 8वें राष्ट्रपति के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए। इनको युवा तुर्क कहा जाता है। और राजनीतिक जीवन की जो शुरुआत इनकी हुई थी वो भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, जनता पार्टी, तो ये प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से शुरुआत हुई थी। ये 55-56 के दौरान इसके प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के ये महासचिव रह चुके थे और 77 में जनता पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर भी इन्होंने कार्य किया था। 1977 में ये इसके अध्यक्ष थे और फिर ये पीएम बने। ठीक है, पीएम बने, तो ये ध्यान रखिएगा। और ये बलिया के थे। अगला जो प्रश्न है, अवध के शासन के अंतिम चरण में कानपुर का निर्माण कई गांवों को मिलाकर किया गया था। कौन सा गांव उन गांवों में से एक नहीं था? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। सीमा मऊ, कुरश्वाम, बिठूर और पटकापुरा। कानपुर का गठन जो किया गया वो सीमा मऊ, कुशवाम, पटकापुरा और एक गांव इसमें हुआ करता था जूही, ये भी था, लेकिन इसमें बिठूर नहीं था। कानपुर का जो शुरू में नाम रखा गया था वो कानपुर था, ये नाम रखा गया था, शुरुआत में कानपुर था।
और अवध के नवाबों के समय ये बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। और 1801 में अंग्रेजों ने फिर यहाँ पे छावनी का निर्माण किया था, यहाँ पे छावनी का निर्माण किया था, है ना। और उत्तर प्रदेश की अगर आर्थिक राजधानी, ऐसे पुराना सवाल कभी पूछता है तो बताइए क्या होगा। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद 1803 में अंग्रेजों द्वारा कब्जा किए जाने से पहले आगरा शहर पर किस शक्ति का नियंत्रण था? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। जब 1803 में अंग्रेजों ने कब्जा किया तो आगरा शहर पर, मुगल साम्राज्य का पतन हो गया था, तो आगरा शहर पर किसका कब्जा था? अफगानों का, मराठों का, सिख का या राजपूत का? तो जब मुगल सत्ता कमजोर हुई, देखिए जब केंद्रीय सत्ता कोई कमजोर होती है तो बहुत सारे क्षेत्रीय जो दल हैं वो कहीं ना कहीं प्रभाव में आते हैं, चाहे वो अभी राजनीतिक पार्टियों की बात करें चाहे पहले की बात करें। तो मुगल सत्ता कमजोर होने के बाद आगरा पर लंबे समय तक मराठों का ये अधिकार था। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने, 1803 की बात है, सेकेंड एंग्लो मराठा जो युद्ध हुआ था उसके बाद इसको जीत लिया था। एंग्लो मराठा जो वार हुआ था उसके बाद इसको जीत लिया था। आगरा शहर की स्थापना की अगर हम बात करें तो आगरा शहर को लोदी, सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी ने इसको क्या किया था? इसकी स्थापना की थी, ठीक है। और ये उत्तर पश्चिमी प्रांत की राजधानी के तौर पर भी ये रहा है ब्रिटिश काल में, ये ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है वो ध्यान से अच्छे से पढ़िए और फिर जवाब दीजिए। नाना साहब, कारू भगत, मौलवी अहमदुल्ला शाह, खान बहादुर खान, कहाँ किसने क्या किया था, नेतृत्व किया था, भूमिकाएं कहाँ पे थी, ये पूछा जा रहा है। नाना साहब कानपुर में, कारू जो भगत था ये रानीपुर से स्वतंत्रता सेनानी, और आप आएंगे यहाँ पर मौलवी अहमदुल्ला शाह ये फैजाबाद में अग्रणी थे, और खान बहादुर खान ये बरेली में सरकार इन्होंने बनाई थी। तो 1 2 3 4 यही सही सुमेलित है ना। 1 2 3 4 ये सही सुमेलित हो जाएगा। नाना साहब ने स्वयं को पेशवा घोषित कर लिया था। कारू भगत झांसी के पास एक क्रांतिकारी ये थे, और मौलवी अहमदुल्ला शाह जो थे इन्होंने जिहाद का नारा दिया था फैजाबाद में, अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का नारा। और खान बहादुर खान ये स्वयं की सरकार इन्होंने बना ली थी बरेली में। अगला जो प्रश्न है उसका जवाब दीजिएगा। उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना का श्रेय किस मुगल सम्राट को दिया जाता है? शाहजहां, अकबर, बाबर, औरंगजेब। बात है 1571 की। अगर अब ये समय आपको याद है, ये अकबर का समय था, तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी, राजधानी इन्होंने बनाया, और वहीं पर बुलंद दरवाजा है, बुलंद दरवाजा यहीं पर है, और यहीं पर जोधाबाई महल है, जोधाबाई महल भी यहीं पर है। ये दोनों चीजें याद रखिएगा। शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में ये शहर इन्होंने बसाया था, जो फतेहपुर सीकरी है, शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में इन्होंने ये शहर बसाया था, काफी इंपॉर्टेंट है। और फतेहपुर सीकरी 1571 से 1585 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रहा है। यूनेस्को के द्वारा ये विश्व धरोहर स्थल के तौर पर घोषित है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना। अगला जो प्रश्न है, सूरसेन महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? सूरसेन महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। वैशाली, काशी, चंपा, मथुरा। मैंने बार बार आपको बताया है कि जो 16 महाजनपद थे इनमें से 8 यूपी में थे, ठीक है। और सूरसेन जो राजधानी थी ये मथुरा की राजधानी थी, यमुना नदी के तट पर। मथुरा किस नदी के तट पर है? यमुना नदी के तट पर है। और यहाँ पर अवंतीपुत्र राजा था, और बुद्ध का ये समकालीन था। अवंतीपुत्र ये राजा हुआ करता था, और ये समकालीन था बुद्ध का। एक बार ये भी सवाल पूछा गया है, किसका? बुद्ध का। बाद में आप देखेंगे तो कुषाण काल के दौरान कला और संस्कृति का एक बड़ा केंद्र ये बन गया था। व्यापारिक मार्गों के संगम पर स्थित होने के कारण बहुत ही समृद्ध ये हो गया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन कोसल साम्राज्य की राजधानी बुद्ध के ठहरने के कारण पवित्र है, वो कौन सा स्थल है जहां पर बुद्ध ठहरे थे? सबसे ज्यादा ठहरे थे, यहाँ पर सबसे ज्यादा समय बिताया था। श्रावस्ती, कुशीनगर, संकिसा, सारनाथ। 25 वर्ष यहाँ पर वर्षावास किया था इन्होंने, थोड़ा नहीं, 25 वर्ष इन्होंने वास किया था, और ये थे श्रावस्ती। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे, तो सबसे ज्यादा उपदेश यहीं पर दिए थे, ये मैक्सिमम यहीं पर इनके उपदेश हुए थे।
और बुद्ध ने अंगुलीमाल डाकू को सत्य के मार्ग पर यहीं पर चलने की शिक्षा दी थी। राप्ती नदी के तट पर स्थित ये बौद्ध और जैन दोनों का महत्वपूर्ण स्थल है। जेतवन महाविहार में बुद्ध ने अक्सर विश्राम किया था, तो ये जेतवन महाविहार भी वहां पर है, आप देखेंगे बहुत बढ़िया स्थल है, कभी जाइए। शहद महद भी वहां पर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उत्तरी कौशल जनपद की राजधानी था? उत्तरी कौशल, कौशाम्बी, श्रावस्ती, ऐछन, काशी। तो उत्तरी कौशल की राजधानी ये श्रावस्ती थी, ठीक है। और दक्षिणी कौशल की अगर पूछ ले, दक्षिणी कौशल, तो दक्षिणी कौशल की राजधानी कुशावती थी। क्या थी राजधानी? कुशावती थी, ठीक है। और कौशल, उत्तरी कौशल को लव ने और दक्षिणी कौशल को कुश ने, जो श्री राम के पुत्र थे लव कुश, तो उत्तरी पे लव और दक्षिणी पे कुश ने शासन किया था। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला जो प्रश्न है, वर्ष 1909 में आगरा में आयोजित कांग्रेस के सामाजिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, रोमेश चंद्र दत्त। उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत का सम्मेलन यहाँ पर 1909 में आयोजित हुआ था आगरा में, और इसकी जो अध्यक्षता की थी कांग्रेस के इस सम्मेलन की, तो ये पंडित मोतीलाल नेहरू ने की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के ये पिताजी थे, और पंडित मोतीलाल नेहरू ने 1919 में और 1928 में ये 2 बार और अध्यक्षता की है, यानी कि ये टोटल 3 बार, 1909, 1919 और 1928, ठीक है। उस समय जो आगरा था वो बहुत महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था राजनीतिक गतिविधियों का। अगला जो सवाल है, फतेहपुर सीकरी को पहले फतेहाबाद के नाम से जाना जाता था। ये जो फतेह शब्द है ये किस भाषा से लिया गया है? फतेह शब्द किस भाषा से लिया गया है? संस्कृत, प्राकृत, फारसी, उर्दू। तो संस्कृत और प्राकृत तो हटा दीजिए, अब फारसी और उर्दू बचा। तो फतेहपुर सीकरी अकबर ने गुजरात विजय के बाद इसका नाम क्या रखा था? फतेहाबाद। फतेहाबाद का संबंध किससे हो जाएगा? ये गुजरात विजय से इसका संबंध हो जाएगा। गुजरात विजय के बाद इसका नाम रखा था। ये फारसी शब्द है ना, फारसी शब्द है फतेह। फतेह का मतलब होता है जीत, जीत मतलब विजय। अब देखिए विजय के बाद इसने रखा था नाम इसका, तो ये इसका नाम जीत या विजय है। और उसी की स्मृति में यहाँ पर बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था, है ना। और मुगल दरबार की जो आधिकारिक भाषा थी वो क्या थी? वो फारसी ही थी, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा ये दोनों स्थित हैं? तो ये है आपका वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़। तो ये हो जाएगा लखनऊ। और नवाब आसफुद्दौला ने 1784 में अकाल पीड़ितों को मदद करने के लिए इसको बनवाया था। और छोटा इमामबाड़ा जो है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि बड़ा इमामबाड़ा तो आसफुद्दौला ने बनाया था अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए, छोटा इमामबाड़ा नवाब मोहम्मद अली शाह के द्वारा बनाया गया था। और इन इमारतों को इनकी भूल भुलैया और भव्य वास्तुकला के लिए पूरे ये वर्ल्ड फेमस है, लखनऊ में वर्ल्ड फेमस है, समझ रहे हो। और ये स्मारक अवध की गौरवशाली नवाबी संस्कृति, मतलब इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाते थे, इतनी बड़ी बिल्डिंग में रहते थे, कितनी गौरवशाली संस्कृति थी, उसका यह प्रतीक है। परमहंस योगानंद, जिन्होंने पश्चिम को योग के ज्ञान से परिचित कराया, इनका जन्म कहां पर हुआ था? प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, कुशीनगर। 5 जनवरी 1893 गोरखपुर में इनका जन्म हुआ। इनका नाम था मुकुंद लाल घोष। मुकुंद लाल घोष इनका नाम था, ये इनका नाम था। योगी की आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, ये आध्यात्मिक पुस्तक है, पूरी दुनिया में ये फेमस है। 1920 में अमेरिका जाके इन्होंने क्रिया योग की शिक्षा का प्रसार किया था। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, ये इनकी पुस्तक है, आत्मकथा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। 5 जनवरी 1893। लखनऊ चित्रकला शैली का विकास अवध के किस नवाब के अधीन हुआ? सादत अली खां, शुजाउद्दौला, आशफउद्दौला, वाजिद अली शाह। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। चित्रकला शैली, चित्रकला शैली जो लखनऊ की है, इसका स्वर्ण युग माना जाता है आशफउद्दौला का शासनकाल। ये गोल्डन पीरियड माना जाता है, गोल्डन पीरियड माना जाता है, गोल्डन पीरियड, ठीक है। और जो दरबारी और जनजीवन के बहुत सारे चित्र इसमें बनाए गए। इसमें 2 दिखे, वास और टेम्पा चित्रकला, ये नई तकनीक उस समय आई थी, वास और टेम्पा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। मुगल और यूरोपीय कला दोनों का प्रभाव इसमें दिखता था। लखनऊ शैली अगर आपसे पूछी जाए तो लखनऊ शैली मुगल और यूरोपीय कला दोनों का प्रभाव इसमें आपको दिखेगा। उत्तर प्रदेश का भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? साड़ी बुनाई,
कालीन निर्माण, चिकनकारी या चमकदार मिट्टी के बर्तन, किसके लिए? तो भदोही कालीन भैया, कालीन भैया याद रखिए। कारपेट मैन्युफैक्चरिंग के लिए, कारपेट सिटी के लिए यह है। जीआई टैग इसको दिया गया है। और यहाँ मुगल सम्राट जो अकबर था ना, उसके शासनकाल के दौरान यहाँ पर शुरुआत हुई थी। और ओडीओपी भी यहाँ का ये है ना, ओडीओपी भी यहाँ का है। भदोही कालीन जो है वो अपनी बारीक बुनाई और रंगों की बेहतरीन मेल के लिए जाना जाता है, यानी कि रंगों का जो कॉम्बिनेशन है वो बड़ा अच्छा रहता है। कालीन तो आप बहुत देखेंगे, लेकिन भदोही की जो है वो आपको अलग ही दिखेगी। अगला प्रश्न है, बहराइच जिले के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। डंठल से बने हस्तशिल्प उत्पादों ने बहुत लोकप्रियता हासिल की है। बहराइच का जो ओडीओपी है वो वीट स्टैक क्राफ्ट है। इसको आप याद रखिएगा, ये वीट स्टैक क्राफ्ट है, क्राफ्ट, ठीक है। और दूसरा है कि शिल्पकार कपड़े के फ्रेम पर अनोखी कलाकृतियां बनाते हैं। तीसरा है कि बहराइच देवीपाटन मंडल में दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। दक्षिण पूर्वी भाग में कहाँ स्थित होगा? अब थोड़ा सा मैप पर हम लोग चलें तो मैप इसी बहाने अगर हम देखा करेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। देखिए ये है आपका, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, हाँ, ये आपका बहराइच है। देखिए यहाँ पर ये बहराइच है, ये सीतापुर है, ये लखीमपुर है, ये श्रावस्ती है, ये गोंडा, ये बाराबंकी। बहराइच की सीमा लखीमपुर, सीतापुर, बाराबंकी, गोंडा और श्रावस्ती से मिलती है। अब यहाँ पर देखिए ये बलरामपुर है, यहीं पर देवीपाटन है, इसी में देवीपाटन के नाम से देवीपाटन मंडल है। गोंडा में इसका मुख्यालय है। सवाल में कहा जा रहा है कि बहराइच देवीपाटन मंडल के दक्षिण पूर्वी भाग में और देवीपाटन मंडल के ये उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। तो यहाँ पर ये वाला जो स्टेटमेंट दिया था, ये तीसरा स्टेटमेंट, ये तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? ए और बी, ये दोनों सही हो जाएंगे। ए और बी यहाँ पर सही हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे तीसरा सही नहीं होगा। अगला जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पत्थर शिल्प के लिए इस्तेमाल की जाने वाली लोकप्रिय सामग्री कौन सी है? पत्थर शिल्प के लिए प्रयोग की जाने वाली कडप्पा पत्थर, सोप स्टोन, संगमरमर या सभी? देखिए पत्थर शिल्प में सॉफ्ट स्टोन का काम, चाहे ये जैसे आप देखेंगे जो आप पितरादुरा है, पच्चीकारी का जो काम होता है संगमरमर पर, जो उस पर पच्चीकारी चित्र बनाए जाते हैं ना, तो वो भी, और मिर्जापुर और चुनार का बलुआ पत्थर, इन सब, तो ये सारे के सारे पत्थर, इन सब का प्रयोग किया जाता है। कडप्पा पत्थर का उपयोग फर्श और अन्य निर्माण कार्यों के में व्यापक रूप से किया जाता है। तो ये सारे के सारे हो जाएंगे। अगला जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख हस्तियों और उनके जन्म स्थानों में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो पंडित रविशंकर वाराणसी, तो दूसरा है सौरभ शुक्ला गोरखपुर, और तीसरा है नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुजफ्फरनगर, और ये क्या मुजफ्फर अली प्रयागराज। देखिए मुजफ्फर अली जो है ये लखनऊ में इनका जन्म हुआ। ये एक रियासत हुआ करती थी, कोटवारा रियासत, कोटवारा रियासत। तो ये मुजफ्फर अली लखनऊ के हैं, ठीक है, तो इसको तो हटा दीजिए, बाकी ये सब सही है। सौरभ शुक्ला गोरखपुर के, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो है ये मुजफ्फरनगर के, और रविशंकर, पंडित रविशंकर ये वाराणसी के, ठीक है। और पंडित रविशंकर क्या, ये सितार वादन, इनको सितार के लिए जाना जाता है। और ये बुढ़ाना, इनका नवाजुद्दीन सिद्दीकी का ये बुढ़ाना है, ठीक है। और ये जो सौरभ शुक्ला है ये पटकथा लेखक भी है, ये ध्यान रखिएगा। एक्टिंग ही अच्छी नहीं करती, लिखते भी बहुत अच्छा है, ठीक है। और उमराव जान इनकी मूवी है मुजफ्फर अली की। अगला जो प्रश्न है, जीआई टैग और उनके स्थानों का मिलान करना है। वॉल हैंगिंग मेरठ दिया है, और हस्त निर्मित कालीन ये भदोही। अच्छा, इसको मिलान करिए, कहाँ का जीआई टैग किसको क्या मिला है? तो वॉल हैंगिंग ये गाजीपुर की है, वॉल हैंगिंग, तो 1 का सी हो जाएगा, और 2 हस्त निर्मित जो कालीन है ये आपका मिर्जापुर हो जाएगा, 2 का डी, और 3 का ये कैंची आपकी कहाँ की, मेरठ की हो जाएगी, और 4 का ये बी हो जाएगा, भदोही। हस्त निर्मित दरिया जो है ये भदोही की हो जाएंगी, ठीक है। हस्त निर्मित दरिया भदोही हो जाएंगी, हस्त निर्मित जो दरी है ये भदोही का, और कालीन मिर्जापुर हस्त निर्मित। तो सी डी ए बी ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा।
उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर पीतल के बर्तन और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है? शाहजहांपुर, मुरादाबाद, आगरा, लखनऊ। तो ये तो सरल सा प्रश्न है, ये मुरादाबाद इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं? ब्रास सिटी। इसको क्या कहते हैं? ब्रास सिटी, है ना। सहारनपुर वुड कार्विंग के लिए जाना जाता है, लकड़ी पर नक्काशी करने के लिए जाना जाता है, वुड कार्विंग के लिए, ठीक है। लखनऊ ये चिकनकारी के लिए जाना जाता है, लखनऊ चिकन के लिए जाना जाता है, चिकन, है ना। और जदोरी काम के लिए, जरदोरी, जरदोजी। और आपका जो आगरा है, आगरा तो पेठा के लिए जाना जाता है। तो ये रहा आज का डिस्कशन। और मैंने आपसे पहले भी बताया है, अगर आप इसको व्यवस्थित तौर पर पढ़ना चाहते हैं तो आप द सक्सेस प्रेप ऐप को डाउनलोड करिए और जाके अपना डेमो क्लास देखिए। सब कुछ आपको एक जगह मिलेगा, भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूपी का कोई सवाल गलत नहीं होगा। थैंक यू सो मच।